ठीक है। बाइनोकुलर बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं? ताकि अकोमोडेशन दोनों आइज़ में इक्वलाइज़ कर सकें। ठीक है। जो बाइनोकुलर बैलेंसिंग का प्रिंसिपल है वो स्फेरिकल इक्वलाइजेशन है इन बोथ आइज़। ठीक है। एंड पॉइंट हमारे पास रिफ्लेक्शन का बाइनोकुलर बैलेंसिंग होता है। ये हम करते क्यों हैं? ताकि कोई भी ओवर करेक्शन, अंडर करेक्शन या ओवर प्लसिंग, लीस्ट प्लसिंग इस तरह की सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकें। ठीक है। इससे हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग से हम दोनों आइज़ में अकोमोडेशन इक्वलाइज़ करते हैं। इसको यूज़ कब करना चाहिए? वैसे तो सब में होना चाहिए, ठीक है, बट मेनली एनिसोमेट्रोपिक पेशेंट्स में और ऐसे पेशेंट जिनकी अकोमोडेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हों उनमें, और हाइपरमेट्रोपिया में, क्योंकि अकोमोडेशन एक्सर्ट कर रहे होते हैं हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट अपने आप को सिक करने के लिए। ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट में आपने लाजमी करना है। देन हमारे पास है कि कब नहीं करना, तो जब हमारे पास अकोमोडेशन एब्सेंट हो, लाइक सूडोफेकिक पेशेंट है तो आप उसमें नहीं कर सकते। एज अबव +60 उनकी अकोमोडेशन लॉस होती है, इसलिए आपने उनमें नहीं करना। इसकी 5 टेक्निक्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? अल्टरनेटिव ऑक्लूजन टेक्निक, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिज्म डिसोसिएशन टेक्निक, प्रिज्म डिसोसिएशन ड्यूक्रोम बैलेंस टेक्निक, प्रिज्म डिसोसिएशन रेड ग्रीन बैलेंस टेक्निक भी कहते हैं इसको। ठीक है। देन है हम्फ्रीज इमीडिएट कंट्रास्ट मेथड एंड मोनोकुलर फॉगिंग टेक्निक। ठीक है। इन सबको अल्टरनेट ऑक्लूजन हम डिटेल में देखेंगे। बाकी प्रिज्म डिसोसिएशन टेक्निक में हम बेस अप एंड बेस डाउन करके दोनों आइज में, लाइक अगर राइट में आपने बेस अप लगाया तो लेफ्ट में आप बेस डाउन प्रिज्म लगाकर इमेजेस को डिसोसिएट करते हैं एंड देन फॉग एंड टी फॉग करके 6 वाली लाइन तक क्लियर करते हैं। देन आपके पास जो प्रिज्म डिसोसिएशन ड्यूक्रोम बैलेंस है, इसमें आपका जो चार्ट है उसमें रेड ग्रीन आपके पास ड्यूक्रोम होता है, जिसके ऊपर लेटर्स आप क्लियर करवाते हैं। देन हम्फ्रीज इमीडिएट कंट्रास्ट में एक आई में +1 का फॉर एग्जांपल फॉग करके, सेकंड आई में 0.25 प्लस 0.25 और माइनस 0.25 का आप इमीडिएटली चॉइस देते हैं कि विच वन इज़ बेटर। और इसके अलावा मोनोकुलर फॉगिंग टेक्निक में आपके पास मॉडिफाइड हम्फ्री आ जाता है। अब हम अगर देखें अल्टरनेट ऑक्लूजन टेक्निक को, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है? मोनोकुलर एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी हमारे पास पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है आपने वो पेशेंट की आई के आगे प्लेस कर दी। ठीक है। देन सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? बाइनोकुलर फॉगिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप +1 का फॉग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 618 तक पेशेंट फॉग हो जाएगा। 618 कुछ हद तक वो पढ़ पाएगा, बट कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा। 2 to 3 लाइन्स रिड्यूस हो जाएंगी पेशेंट की। ठीक है। देन स्टेप 3 में आपने क्या करना है? पेशेंट की आइज़ को अल्टरनेटिवली ऑक्लूड करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मोनोकुलर एक्सेप्टेंस लगा दी, 1+1 का फॉग दोनों आइज़ के आगे लगा दिया। अब आप अल्टरनेटिवली दोनों आइज़ को ऑक्लूड कर रहे हैं और पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी आई में आप बेहतर देख पा रहे हैं, विच वन इज़ क्लियर। ठीक है। अब पेशेंट ने आपको रिस्पॉन्स किया कि राइट आई में ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है। राइट आई ज़्यादा क्लियर है। आपने क्या किया? +0.25 डायोप्टर का फॉग राइट में इंक्रीज कर दिया। ठीक है। देन अगेन आपने ऑक्लूड किया, पेशेंट ने कहा कि राइट स्टिल क्लियर है। आपने क्या किया? 0.25 का फॉग और बढ़ा दिया। देन आपने अगेन जब ऑक्लूड किया, पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया कि दोनों इक्वली ब्लर है। ठीक है। इक्वली ब्लर है। देन आपने क्या किया? स्टेप 4 पर आ गए, जिसमें है बाइनोकुलर डीफॉगिंग। अब आपने क्या करना है? 0.25 के स्टेप से बाइनोकुलरली डीफॉग करना है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये एक एग्जांपल लिखी हुई है कि -3 और -2.75 हमने मोनोकुलर एक्सेप्टेंस लगाई हुई है। +1 का देन हमने फॉग किया। ठीक है। देन पेशेंट ने जब कहा कि राइट क्लियर है 2 टाइम, तो हमने 0.5 का टोटल एक्स्ट्रा फॉग राइट में किया हुआ है। ठीक है। देन हम अब डीफॉग कर रहे हैं, हमने 0.25 का एक स्टेप लिया। देन पेशेंट ने कहा कि स्टिल 669 नहीं दिख रही। देन हमने 0.25 डायोप्टर मजीद डिक्रीज किया इन फॉग, तो हमारे पास टोटल डीफॉग कितना हुआ? +0.5 इन बोथ आइज। ठीक है। तो हमने क्या किया? जो टोटल फॉग है उसमें से डीफॉग की वैल्यू को माइनस किया। फॉर एग्जांपल +1 पहले था, प्लस 0.5 हमने बाद में किया, तो टोटल हमारे पास राइट में फॉग हुआ +1.5 और राइट लेफ्ट में हमारे पास टोटल फॉग 1 है। ठीक है। जो डीफॉग किया उसको हमने इसमें से माइनस किया, +1.5 में से 0.5 गया तो 1 बचा राइट में, और लेफ्ट में 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचा। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमने हमारी जो मोनोकुलर एक्सेप्टेंस है उसमें एल्जेब्रिकली ऐड करना है। ठीक है। -3 की वैल्यू है हमारे पास, पावर है राइट में, तो हमने +1 किया, एल्जेब्रिकली जब ऐड होगा तो हो गया -2, और लेफ्ट में -2.75 है, एल्जेब्रिकली +0.5 जब हमने ऐड किया तो वो गया -2.25। अब इसी को अगर हम हाइप्रोपिक पेशेंट में देखें तो +3 में जब +1 ऐड होगा तो वो जगह +4, और +2.75 में +0.5 होगा तो वो जगह 3.25। अच्छा, इसमें अब हम ये कहते हैं कि हम जो +1 का फॉग कर रहे हैं हाइप्रोपिक पेशेंट में, तो ये तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन को ख़राब कर देगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो हम +1 फॉग कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एज़ अकोमोडेशन रिलैक्सर काम करते हैं। ठीक है। ये +1 का फॉग इसलिए करते हैं हम, ताकि पेशेंट की अकोमोडेशन को रिलैक्स रख सकें, जिससे हम मायोपिया की ओवर करेक्शन और हाइपरोपिया की अंडर करेक्शन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। आपके पास अगर आपकी अकोमोडेशन रिलैक्स नहीं है तो माइनस प्रिस्क्रिप्शन मोस्टली आपकी ओवर करेक्ट की तरफ चली जाती है, जबकि जो हाइपरोपिक आपके पास करेक्शन होती है वो अकोमोडेशन की वजह से अंडर करेक्ट रह जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बाइनोकुलर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ओके। देन अब अगर आप इतनी सारी कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं तो आपके पास एक मेथड ये भी आता है कि अगर पीछे माइनस की प्रिस्क्रिप्शन लगी है तो आप फॉग करने के बाद एक्स्ट्रा फॉग और डीफॉग की जगह जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है उसको 0.25 के स्टेप से डिक्रीज करें। ठीक है। अगर माइनस है, और अगर प्लस है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मोस्टली हमारे पास हाइप्रोपिक में अंडर एस्टिमेशन रहती है और मायोपिया ओवर करेक्ट हो जाता है। तो आपके पास जो बेस लाइन है वो +1 के फॉग से 618 है। ठीक है। उसको देखते हुए आपने जो नंबर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है।